हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 परमाणु के बारे में। तो आज जो है सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। परिचय के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 12 का इंट्रोडक्शन, भूमिका के बारे में, जिसके बारे में आप कक्षा 11 में पढ़े हैं परमाणु संरचना चैप्टर में। उन्हीं बातों को यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा, फिर जो है आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, भूमिका के बारे में। 19वीं शताब्दी तक पदार्थ के परमाणुवी परिकल्पना के समर्थन में काफ़ी साक्ष्य एकत्रित हो गए थे। ठीक है, परमाणु के संरचना के बारे में 19वीं शताब्दी तक काफ़ी जो है साक्ष्य उपस्थित हो गए थे, प्रयोग द्वारा सिद्धि मिल गई थी। ठीक है, कब तक? 19वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी तक पदार्थ की परमाणुवी परिकल्पना कि परमाणु से ही पदार्थ बना है, इसके बारे में परिकल्पना के समर्थन में काफ़ी साक्ष्य एकत्रित हो गए थे। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे टॉमसन ने, ठीक है, 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे टॉमसन ने गैसों के विद्युत विसर्जन प्रयोग द्वारा ज्ञात किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संगठक, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संगठक अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतः समान होता है। तो आप देख रहे हैं कि 1897 में ब्रिटिश के भौतिक वैज्ञानिक हैं जोसेफ जे टॉमसन। इन्होंने गैसों के वैद्युत विसर्जन प्रयोग द्वारा यह प्रूव किया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो उपस्थित ऋणात्मक आवेशित भाग है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संगठक जो है सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान है, वह सभी परमाणुओं में है अर्थात इलेक्ट्रॉन। तथापि परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु जो हैं वह वैद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावी करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी अवश्य होने चाहिए। परमाणु जो हैं वह न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है नॉर्मल रूप से, और इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए परमाणु में धन आवेश अवश्य होना चाहिए। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है? परमाणु में धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? दूसरे शब्द में परमाणु की संरचना क्या है? इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, आगे होगी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी तक पदार्थ के परमाणु परिकल्पना के समर्थन में काफ़ी साक्ष्य एकत्रित हो गए थे। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे टॉमसन ने गैसों के वैद्युत विसर्जन प्रयोग द्वारा ज्ञात किया कि अलग अलग विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संगठक अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान है, वह सभी परमाणुओं में पाया जाता है। तथापि परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को न्यूट्रल करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी अवश्य होना चाहिए। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, अर्थात परमाणु की संरचना क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सन 1898 में जे टॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल
प्रस्तावित किया। ठीक है, सन 1898 में जे टॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। उन्होंने क्या बताया? इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश, परमाणु का जो धन आवेश है वह परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वितरित रहता है। परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से, एक समान रूप से पूरे परमाणु में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वितरित रहते हैं। तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार से अंतः स्थापित होते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज स्थापित होते हैं। ठीक है, तो जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु का जो धन आवेश होता है वह पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित होता है जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा। और ऋण आवेश के लिए उन्होंने कहा कि यह ठीक उसी तरह से, ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन, यह ठीक उसी तरह से स्थापित होता है जैसे कि तरबूज में बीज। इस मॉडल को चित्रमय रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। इस मॉडल को चित्रमय रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। तथापि परमाणु के विषय में बाद के अध्ययनों ने, परमाणु के विषय में इस मॉडल के बाद जो अध्ययन किए गए, ठीक है, जैसा कि इस अध्याय में बताया जाएगा आपको, यह दर्शाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशों का वितरण प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन्न है। टॉमसन द्वारा प्रस्तुत पहला परमाणु मॉडल से एकदम भिन्न है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और धन आवेश का वितरण जो है वह टॉमसन के द्वारा दिए गए मॉडल से एकदम भिन्न है। ठीक है, अर्थात टॉमसन का परमाणु मॉडल फेल हो गया। अब जो है आगे हम जानते हैं कि संघनित पदार्थ अर्थात ठोस तथा द्रव तथा सघन गैसों सभी तापों पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं कि जो संघनित पदार्थ हैं, ठोस, द्रव तथा सघन गैसें सभी ताप पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें अनेक तरंग दैर्घ्य का संगत, ठीक है, जिसमें अनेक तरंग दैर्घ्य का संतत वितरण उपस्थित होता है, जिसमें अनेक तरंग दैर्घ्यों का संतत वितरण उपस्थित होता है। यद्यपि उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती है, अनेक तरंग दैर्घ्य का संतत वितरण उपस्थित होता है, लेकिन उनकी तीव्रताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, यह क्यों होता है? यह समझा गया कि यह विकिरण जो है परमाणुओं और अणुओं के दोलन के कारण होता है। यह समझा गया कि यह विकिरण जो है वह परमाणुओं और अणुओं के दोलन के कारण होता है। जो प्रत्येक परमाणु अथवा अणु का अपने समीप के परमाणुओं और अणुओं के साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया से नियंत्रित होता है। जो प्रत्येक परमाणु अथवा अणु का अपने समीप के परमाणु अणुओं के साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया से कंट्रोल होता है। ठीक है, यह माना गया। इसके विपरीत ज्वाला में रंग, ठीक है, इसके विपरीत ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा, ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश अथवा किसी तप्त दीप्त नलिका में विद्युत उत्तेजित गैसें जैसे नियान साइन अथवा पारद वाष्प प्रकाश में केवल निश्चित विविक्त तरंग दैर्घ्य होती हैं। ठीक है, तो संघनित पदार्थ जो थे, ठोस, द्रव अथवा सघन गैसें, ये सभी तापों पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते थे। ठीक है, करते हैं, जिन्होंने अनेक तरंग दैर्घ्य का संतत वितरण उपस्थित होता है, यद्यपि उनकी तीव्रताएं अलग अलग होती हैं। इसका रीजन क्या है? तो यह समझा गया कि यह विकिरण जो है
परमाणुओं और अणुओं के दोलन के कारण होता है, जो प्रत्येक परमाणु अथवा अणु का अपने समीप के परमाणु या अणुओं के साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया से नियंत्रित होता है। ठीक है। इसके विपरीत जो है, ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश अथवा किसी ताप दीप्त नलिका में विद्युत उत्तेजित गैसें जैसे नियान साइन अथवा पारद वाष्प प्रकाश में केवल निश्चित विविक्त तरंग दैर्घ्य होती है। क्या होती है इनमें? निश्चित विविक्त तरंग दैर्घ्य होती है। इनके स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। इनके स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। ऐसी गैसों में परमाणुओं के मध्य अंतराल अधिक होता है। ऐसे गैसों में परमाणुओं के मध्य अंतराल अधिक होता है। अतः उत्सर्जित विकिरण परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि व्यष्टिगत परमाणुओं के कारण माना जा सकता है। उत्सर्जित विकिरण जो है वह परमाणु और अणु के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण नहीं है, जो बताया गया था, बल्कि व्यष्टिगत परमाणुओं के कारण माना जा सकता है। ठीक है। परमाणुओं की अपने एक्टिविटी के कारण माना जा सकता है, परमाणुओं के आपस में क्रिया के कारण नहीं है। ठीक है। जो तरंग दैर्घ्य मिल रहा है, केवल निश्चित विविक्त तरंग दैर्घ्य मिल रहा है, ठीक है, उसका रीजन जो है, और जो अलग अलग तीव्रता का तरंग दैर्घ्य मिल रहा है उसका रीजन बताया गया। जो अलग अलग तीव्रता का तरंग दैर्घ्य मिल रहा था उसका रीजन तो बताया गया कि जो परमाणु अथवा अणु समीप के परमाणु अणुओं के साथ होने वाली क्रिया के कारण होता है। लेकिन जो निश्चित तरंग दैर्घ्य मिल रहा है उसका रीजन बताया गया कि परमाणु और अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप यह घटना नहीं होती है, बल्कि व्यष्टिगत परमाणुओं के कारण माना जा सकता है। यह बातें कही गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यह स्थापित हो गया था कि प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, यह स्पष्ट हो गया, स्थापित हो गया था कि प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण जो है एक क्या होता है? अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सदैव रेखाओं का एक समुच्चय होता है, जिसमें रेखाओं के बीच आपेक्षिक स्थितियां निश्चित होती हैं। इस तथ्य ने किसी परमाणु की आंतरिक संरचना और इससे उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम के बीच घनिष्ठ संबंध की ओर संकेत किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सदैव रेखाओं का एक समुच्चय होता है, जिसमें रेखाओं के बीच की आपेक्षिक स्थितियां फिक्स होती हैं, निश्चित होती हैं। ठीक है। अर्थात यह तथ्य जो है किसी परमाणु के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, और इससे उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम के बीच घनिष्ठ संबंध की ओर संकेत करता है। सन 1885 में जॉन जैकब बामर ने परमाणु हाइड्रोजन से उत्सर्जित रेखाओं के समूह की आवृत्तियों के लिए एक सरल आनुभाविक सूत्र प्राप्त किया। बामर ने 1885 में एक सरल आनुभाविक सूत्र प्राप्त किया। किसके लिए? हाइड्रोजन से उत्सर्जित रेखाओं के समूह की आवृत्ति के लिए। अब चूंकि हाइड्रोजन एक सरलतम ज्ञात तत्व है, हम इसके स्पेक्ट्रम का इस अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यह था स्पेक्ट्रम के बारे में कि जो ठोस, द्रव, गैस, सघन गैसें हैं वे वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं और उनमें अनेक तरंग दैर्घ्य सतत वितरण विद्यमान होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पाया जाता है। फिर भी उनकी तीव्रताएं अलग अलग होती हैं। इसका कारण बताया गया कि परमाणु और अणु के दोलन के कारण ऐसा होता है।
जो प्रत्येक परमाणु और अणु अपने समीप के परमाणुओं या अणुओं से होने वाली अन्य क्रिया को कंट्रोल करता है, से नियंत्रित होता है। ठीक है। जबकि दूसरा कंडीशन बताया गया कि गर्म ज्वाला से गर्म की गई विरलित गैसें द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है अथवा किसी तापदीप्त नलिका की विद्युत उत्तेजित जो गैसें हैं जैसे कि नियान साइन अथवा पारद वाष्प, प्रकाश में केवल निश्चित विविक्त तरंग दैर्घ्य होता है। इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वह निश्चित होता है, विविक्त तरंग दैर्घ्य होता है। इसमें स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। ऐसी गैसों में परमाणुओं के मध्य अंतराल अधिक होता है। ठीक है। अतः उत्सर्जित विकिरण परमाणु और अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। उत्सर्जित विकिरण जो है वह परमाणुओं और अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत परमाणुओं के कारण माना जा सकता है। कैसे होता है इसके बारे में व्याख्या जो है बामर ने किया था। जे टॉमसन ने, जे टॉमसन के एक भूतपूर्व शोध छात्र थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जे टॉमसन के एक भूतपूर्व शोध छात्र थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों पर एक प्रयोग करने में व्यस्त थे। ठीक है। यह कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों पर एक प्रयोग करने में व्यस्त थे। परमाणु की संरचना का अन्वेषण करने के लिए, परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कण के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। यह प्रयोग जो है कुछ समय बाद 1911 में हैस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन जो 20 वर्षीय छात्र थे तथा जिन्होंने अभी स्नातक की उपाधि भी ग्रहण नहीं की थी, ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे, ने किया। यह प्रयोग किसने किया? हैंस गाइगर और मार्सडन ने किया, जो 20 वर्षीय छात्र थे और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किए थे। इसके बारे में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 में। इसके परिणामों की व्याख्या ने परमाणु के रदरफोर्ड के ग्रही मॉडल को जन्म दिया। अल्फा प्रकीर्णन द्वारा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल जो था, जिसको गाइगनर और मर्सडेन ने किया था, ठीक है, जिसके सिद्धांत के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, उसके रिजल्ट ने परमाणु के रदरफोर्ड के ग्रही मॉडल को जन्म दिया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इसके अनुसार किसी परमाणु का कुल धन आवेश अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का कुल धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल में कहा गया कि किसी परमाणु का कुल धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान जो है एक सूक्ष्म आयतन में इकट्ठा रहता है, संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार परिक्रमा करता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। परमाणु के जिस वर्तमान रूप को हम जानते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जो है उस दिशा में एक बड़ा कदम था। परमाणु का जिस वर्तमान रूप में हमको जानकारी है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जो है उस दिशा में एक बड़ा कदम था। तथापि इसके द्वारा यह व्याख्या नहीं की जा सकी कि परमाणु केवल विविक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश ही क्यों उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि परमाणु केवल डिस्क्रीट तरंगदैर्घ्य, विविक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश को ही क्यों उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन जैसे एक सरल परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है,
विशेष तरंगदैर्घ्य का एक जटिल स्पेक्ट्रम कैसे उत्सर्जित करता है। परमाणु के क्लासिकी चित्रण में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ठीक ऐसे ही परिक्रमा करता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। तथापि हम देखेंगे कि इस मॉडल को स्वीकार करने में कुछ गंभीर कठिनाइयां हैं। ठीक है, तो यह था इस इंट्रोडक्शन के बारे में, परमाणु के परिचय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के बारे में। आइए कुछ रदरफोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड में जन्मे अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियो एक्टिव विकिरण पर अग्रणी कार्य किया। उन्होंने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की। फ्रेडरिक सांडी के साथ कार्य करके उन्होंने रेडियोएक्टिविटी के आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने थोरियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप निष्क्रिय गैस थोरेन की खोज हुई, जो रेडान का समस्थानिक है। पतले धातु के वक्रों पर अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से उन्होंने परमाणुविक नाभिक की खोज की और परमाणु का ग्रही मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने नाभिक के सन्निकट साइज का भी अनुमान लगाया। ठीक है, तो यह था वैज्ञानिक रदरफोर्ड का योगदान। थैंक यू।